पुराने टाइम से ही हर एक देश दूसरे देश से आगे निकलना चाहता था, जिसके लिए हर कोई देश अलग अलग और नए नए तरीके अपनाता था। फिर चाहे वो तरीके वॉर से होकर गुजरते हो या फिर बिजनेस से, और उन सभी के लिए उन्हें जरूरत थी टेक्नोलॉजी की। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हुई है तो यहाँ पर ये भी जानते हैं कि एक व्हीकल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में बहुत से माल ढोने वाले व्हीकल्स बनाए जाने लगे, जिस वजह से कार्स का भी प्रोडक्शन होने लगा और सभी देशों की तरह धीरे धीरे व्हीकल्स की नीड इंडिया को भी होने लगी। लेकिन उस समय आजादी के बाद लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो एक कार अफोर्ड कर सके। गवर्नमेंट भी चाहती थी कि कोई एक ऐसी कंपनी हो जो कि अच्छी और सस्ती कार्स बना सके, और इसी के चलते जन्म होता है मारुति का। जब से मारुति की शुरुआत हुई है उस वक्त से आज तक मारुति ने इंडिया के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा कार्स को बेचा है। इंडिया में जब कोई भी 2 कार सेल होती है तो उनमें से एक कार मारुति की होती है, और आज के समय में इंडियन कार मार्केट में मारुति का 50% शेयर है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे मारुति इंडियन कार मार्केट में किंग बन गया। तो बात है 16 नवंबर 1970 की, जब एक प्राइवेट कंपनी मारुति प्राइवेट लिमिटेड को स्टैब्लिश किया जाता है। शुरुआत में ये कंपनी कार मैन्युफैक्चरर नहीं थी, बल्कि ये एक टेक सपोर्टेड कंपनी थी। टेक सपोर्टेड कंपनी का मतलब है कार्स के डिजाइन्स और डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ कंबाइन करने की इंफॉर्मेशन देना। इसके बाद 4 जून 1971 का दिन, जब कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग इस कंपनी का नाम बदलकर मारुति लिमिटेड रख दिया जाता है, तो तभी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर MD इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को बनाया जाता है, क्योंकि इस समय पर इंदिरा गांधी चाहती थी कि एक ऐसी कार बनाई जाए जो कि हर एक इंडियन अफोर्ड कर सके, और साथ ही किसी फॉरेन कंपनी को भारत में पैर जमाने का मौका ना मिल सके। यहाँ पर संजय गांधी कंपनी के MD तो बन जाते हैं, पर संजय गांधी को ऑटोमोबाइल्स के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मगर फिर भी संजय गांधी इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। उस समय पर संजय गांधी कार मेकिंग कंपनी फोर्ड और फोक्सवैगन से मदद की गुहार भी लगाते हैं, मगर इन दोनों ही कंपनीज की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि उस समय पर पूरे इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी। Government factions have debated the central issue of government corruption. The independence of the courts and government broadcasts are all in. The threat of intercommunal violence is always present, and there were those. Well, if violence were to increase, or the tendency of the opposition parties to disrupt meetings or peaceful इसलिए फॉरेन कंपनीज को इस बात का डर था कि इंडिया के अंदर उनका पैसा डूब न जाए। कई रिसर्चर्स के मुताबिक संजय गांधी ने मारुति को एक बेहतर ब्रांड बनाने के लिए एक प्रोटोटाइप मॉडल भी बनाया था, मगर कुछ रीजंस की वजह से उसे संजय गांधी मार्केट में लॉन्च नहीं करते हैं। फिर इसके कुछ समय बाद संजय गांधी इलेक्शंस की वजह से एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरने लगते हैं। ये जो हिंदुस्तान है ये है क्या? जो हिंदुस्तान की जनता है वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की जनता सुखी रहेगी तो हिंदुस्तान सुखी है, और हिंदुस्तान की जनता तेजी से आगे बढ़ेगी तो हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ेगा। जिस वजह से धीरे धीरे कंपनी से जुड़े लोगों को पता लगने लगता है कि संजय गांधी अब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। लेकिन फिर 1977 में जनता सरकार सेंट्रल में आती है, जिस वजह से इस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। मगर ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। 24 फरवरी 1981 में इंडियन गवर्नमेंट और डॉक्टर वेंकटरमन मूर्ति की हेल्प से इस कंपनी को रीओपन किया जाता है, और तब इसका नाम मारुति उद्योग लिमिटेड रखा जाता है। इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसके 1.5 साल बाद 2 अक्टूबर 1982 में जापानीज कंपनी सुजुकी मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया जाता है। इस वेंचर में लिखा जाता है कि जापान से इंडिया के अंदर 40,000 कार्स इंपोर्ट करी जाएंगी। शुरुआत में कार्स जापान से इंपोर्ट की जाती रही। फिर इसके बाद 19 दिसंबर 1983 में हरियाणा के गुरुग्राम में फर्स्ट टाइम मारुति फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया जाता है, और इसी समय में इंडिया की सबसे एडवांस कार मारुति 800 को लॉन्च किया जाता है। मेरा सपना मेरी मारुति, मेरी मारुति। मारुति 800 को अभी तक की इंडिया की सबसे सफल कारों में से एक माना जाता है। ये कार इतनी ज्यादा आइकॉनिक थी
कि इसके पहले ग्राहक श्री हरपाल सिंह को खुद इंदिरा गांधी ने अपने हाथों से चाबी दी थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक 70s के टाइम में उस कार का सपना इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने देखा था। इस कार के डिजाइन और प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पहले ही साइन कर लिया था, लेकिन पैसे की कमी के चलते ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। फिर 90s-80s में संजय गांधी की डेथ के बाद 23 जून 1980 सुबह 8:10 पर यही वो नीम का पेड़ है जहां संजय गांधी का विमान आ टकराया था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की इस विमान हादसे में मौके पर उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने बेटे संजय गांधी के सपने को पूरा करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था। 1983 से अब तक मारुति 800 की 27 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। मारुति 800 आने के बाद ही इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल्स की क्रांति की शुरुआत होती है। मारुति 800 एक चमत्कारी कार थी। कंपनी ने इतनी ज्यादा कल्पना भी नहीं की थी कि ये कार इतनी ज्यादा हिट होगी। कुछ समय बीतने के बाद लोग मारुति 800 को खरीदने के लिए दुगनी कीमत भी देने के लिए तैयार थे। इंडिया में महिलाओं की बढ़ती जनसंख्या ने पहली बार इसे चलाना शुरू किया, क्योंकि ये लेंथ और विड्थ में काफी छोटी कार थी। मारुति 800 को बेसिकली जापान की अच्छी सड़कों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इंडिया के अंदर भी इसे लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मारुति 800 ना सिर्फ एक एडवांस कार थी, बल्कि ये अकेले ही इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नई दिशा की ओर ले गई। अभी तक किसी भी कार ने मारुति 800 जैसी विरासत नहीं छोड़ी। इस कार को पाने के लिए लोगों को वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता था। तो यही कारण है कि जब भी मारुति 800 की बात होती है तो हरपाल सिंह का जिक्र भी जरूर होता है। फिर इसके बाद ये कंपनी लॉन्च करती है मारुति ओमनी। मारुति ओमनी अब कामयाबी से है सिर्फ ओमनी भर का फासला। इन्हीं कार्स की वजह से हरियाणा की एनुअल प्रोडक्शन 40,000 से भी ज्यादा हो गई थी। इसके बाद ही कंपनी 1985 में SJ140 और मारुति जिप्सी को लॉन्च करती है। और देखते ही देखते इंडिया के अंदर मारुति की जिप्सी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगती है। 1987 में मारुति की पार्टनर सुजुकी ने अपना शेयर 26% से बढ़ाकर 40% कर लिया। इसके बाद मारुति सुजुकी वेस्टर्न कंट्रीज में भी अपनी कार बेचने के लिए तैयार हो जाती है। हंगरी के अंदर मारुति सुजुकी ने एक साथ 500 गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया। 1989 में मारुति ने अपनी पहली सीडान कार मारुति 1000 को लॉन्च किया। फिर यही देखते हुए धीरे धीरे सुजुकी ने भी अपना शेयर 40% से बढ़ाकर 50% कर लिया और अब इस कंपनी का नाम मारुति सुजुकी कर दिया गया। 1991 के बाद मारुति सुजुकी ने इंडिया के अंदर कई सारी गाड़ियों को लॉन्च किया। 1993 में जैन और 1994 में हिस्टिया और 1999 में इंडिया की सबसे ज्यादा सफल कार मारुति वैगनार को लॉन्च किया। जो अपनों के हर सपने के लिए जगह बनाते हैं वो दिल से स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। नई वैगनार दिल से स्ट्रॉन्ग। कंपनी को वैगनार को लॉन्च किए हुए 25 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी ये कार काफी ज्यादा डिमांडेड है। ईयर 2000 में मारुति सुजुकी वो पहली कंपनी थी जिसने कस्टमर्स के लिए कॉल सेंटर की सुविधा दी। ईयर 2002 में मारुति ने सब्सिडी को लॉन्च किया, मारुति इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड और मारुति इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस, जहां पर कंपनी कस्टमर्स के लिए इंश्योरेंस बेचती थी। और ईयर 2005 तक काफी लोगों ने इस इंश्योरेंस को लिया भी था। मारुति की इसी सक्सेस की वजह से सुजुकी ने अपना शेयर 50% से बढ़ाकर 54% कर लिया। इसके बाद मारुति सुजुकी ने कई नई कार्स लॉन्च करी। 18 जुलाई को मारुति के प्लांट में मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कुछ प्रॉब्लम होती है। कंपनी को इसी वजह से काफी बड़ा नुकसान होता है। काफी वर्कर्स को काफी ज्यादा चोट भी आती है और इसी सब के चलते 20 जुलाई को फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को हर दिन 75 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। 2023 से 24 तक मारुति सुजुकी ने दुनिया भर के देशों में 2,80,000 से भी ज्यादा कार्स भेजी है। और 2024 से 25 की बात करें तो कंपनी ने 70,560 गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया है। मारुति सुजुकी का एक्सपोर्ट शेयर इंडिया के अंदर 42% तक है, जिनमें से सबसे ज्यादा स्विफ्ट डिजायर, बलेनो और ब्रेजा है।